हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है डाइपोल मोमेंट। अभी देखो डाइपोल मोमेंट मतलब क्या है, पहले तो इस टर्म का मतलब समझना पड़ेगा हमको। तो डाइपोल मतलब टू पोल्स। अभी टू पोल्स मतलब क्या, मतलब एक लंबा रॉड रहेगा समझ लो, और रॉड के एक साइड में कुछ एक रहेगा, दूसरे साइड में कंप्लीटली तो ऑपोजिट है वो रहेगा। जैसे समझ लो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल एकदम ऑपोजिट एंड में है और साउथ पोल एकदम उल्टे साइड में है। तो वैसे ही समझ लो एक मॉलिक्यूल है ए और बी, ठीक है ना। अभी देखो, अभी समझ लेते हैं कि बी इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बी के ऊपर क्या चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। रुको, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ। तो बी के ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि बी है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसके लिए बी के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या, एक डाईपोल क्रिएट हो रहा है। एक पोल जो एक ही तरफ है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और एक पोल जो है बी के ऊपर जहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया अपना डाईपोल, ठीक है ना। अभी ऐसे मॉलिक्यूल के हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। क्यों बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दो पोल्स क्रिएट हो गए, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है। अभी कौन सा मॉलिक्यूल कितना पोलर है, मतलब कोई मॉलिक्यूल होगा ज्यादा पोलर, कोई होगा कम पोलर। तो ये निकालने का तरीका क्या होता है देख लेते हैं हम एक बार। अभी देखो, डाइपोल निकालने का जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, डाइपोल जो होता है वो निकालने का तरीका होता है डाइपोल मोमेंट Q इंटू एल। अभी Q इंटू एल में Q क्या है, एल क्या है। एल होता है एल होता है डिस्टेंस सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब यहाँ पे एल यानी हम उसको बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ, और क्यू होगा चार्ज सेपरेटेड। चार्ज सेपरेटेड, जैसे समझ लो हम एक मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं एच सी एल, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं एच एफ। अभी देखो ये एच सी एल और एच एफ जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों में से डिस्टेंस कहाँ बड़ा होगा। ये जो एल है ये कहाँ बड़ा होगा, ये एल यहाँ पे बड़ा होगा, क्योंकि एच सी एल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एच एफ से। ये हम सबको पता ही होगा, क्योंकि एच एफ जो है वहाँ पे बॉन्ड हो रहा है हाइड्रोजन के वन एस, हाइड्रोजन का वन एस और फ्लोरीन का टू पी के साथ, और यहाँ बॉन्ड हो रहा है वन एस और थ्री पी के साथ। तो क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करके ही लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। चलो ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। तो यहाँ पे एचसीएल लेंथ में जीत गया। अभी देखते हैं कि चार्ज सेपरेशन कहाँ पे ज्यादा होगा। अभी देखो ये चार्ज का मसला है ना, यहाँ पे जीत जाएगा लेकिन एच एफ, क्योंकि फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो यहाँ पे चार्ज के मामले में फ्लोरीन जीत जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन में खींचेगा कि क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, और फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बहुत ज्यादा, और यहाँ पे आएगा थोड़ा कम। तो ये जीत गया चार्ज के मामले में, ठीक है ना। अभी डाइपोल मोमेंट कहाँ ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड एल। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, इट डिपेंड्स बोथ ऑन क्यू एंड एल। ऐसा नहीं कि बस क्यू में हो गया तो कोई क्यू में जीत गया तो हो गया, कोई एल में जीत गया तो हो गया, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट जहाँ पे ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे ही वहां पे ही अपना मतलब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अभी देख लो एक मॉलिक्यूल देखा, अभी चलो एक स्टडी करते हैं कंपैरेटिव। हम ये चारों मॉलिक्यूल ले लेते हैं। एक लेते हैं एच एफ, एक लेते हैं एच सी एल, एक लेते हैं एच बी आर, एक लेते हैं एच आई, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो चलो चलो। अभी देखो, अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, अभी अगर हम इफ डिस्कस अबाउट द लेंथ पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, तो लेंथ के बारे में तो आयोडीन जीत जाएगा, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन। माने इस तरीके से अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा, मतलब जो ऑर्डर होगा, वो कुछ ऐसा आना चाहिए ना, वो कुछ ऐसा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का लेंथ सबसे ज्यादा है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी, अगर हम देखें चार्ज के ऊपर,
तो चार्ज के ऊपर हम समझेंगे, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्यू के सेंस में एफ विल डोमिनेट ओवर ब्रोमीन, देन ओवर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो इस एंगल से HF is supposed to be the most polar molecule, followed by HCl, HBr, and then HI is going to be the least polar molecule. चलो ठीक है। अभी हमें देखना है कि इस लेंथ और चार्ज के बीच में कौन करता है प्रीडोमिनेट, ठीक है ना। तो इन हेलो हेलोजन एसिड्स जो होते हैं HF, HI वगैरह वगैरह, तो इन सब के केस में द चार्ज फैक्टर विल प्रीडोमिनेट, प्रीडोमिनेट, ये चार्ज का फैक्टर विल प्रीडोमिनेट, मतलब जो एक्चुअल जो अपना डाइपोल मोमेंट का लेंथ होगा वो होगा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। ठीक है, ठीक है ना। चलो चलो समझ में आ गया। अभी देखते हैं, चलो अभी देखते हैं, चलो दूसरा सीन। अभी अगर हम एक दूसरा केस स्टडी करते हैं, ये तो हमने देख लिया हेलो एसिड्स का। अभी अभी हम एक स्टडी करेंगे इन मॉलिक्यूल्स का, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में बहुत बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार, शायद ज्यादा भी हो सकता है, 3 बार। तो देखो यहाँ पे फिर अगर हम चार्ज के मामले में देखें तो कौन जीतेगा, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए। तो अगर हम चार्ज के चीज सेंस में देखें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे CH3F सबसे ज्यादा पोलर होना चाहिए, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I। और अगर लेंथ के रेस्पेक्ट में देखो तो पूरा पलट जाएगा सीन, हालात जज्बात सब बदल जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी तुम पूछोगे कि भैया यहाँ पे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज या फिर लेंथ। जैसे आपने ऊपर बोला कि चार्ज इंपॉर्टेंट है लेंथ से, यहाँ कौन इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोस्त ना चार्ज इंपॉर्टेंट है ना लेंथ इंपॉर्टेंट है। इधर तुम्हारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है इन दोनों का प्रोडक्ट, वो है इन दोनों का प्रोडक्ट, Q इंटू एल। इन दोनों का प्रोडक्ट जहां ज्यादा आएगा वो होगा सबसे ज्यादा पोलर, और जहां पे सबसे कम आएगा वो होगा सबसे कम पोलर। अभी इन सब चीजों को नजर रखते हुए हमने जो ऑर्डर निकाला है वो है कुछ ऐसा, CH3F उससे ज्यादा पोलर है CH3Cl, देख रहे हो विनोद, सबसे ज्यादा पोलर है CH3Cl, क्योंकि CH3Cl में क्योंकि CH3Cl में चार्ज भी अच्छा खासा है, क्योंकि क्लोरीन इज प्रीटी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बॉन्ड लेन भी ठीक ठाक ज्यादा ही है, तो CH3Cl जीत जाता है CH3Br और CH3I से। क्योंकि CH3Br और CH3I में हालांकि लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन ड्यू टू देयर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका उनका चार्ज सेपरेशन यानी Q बहुत कम है, तो वहां वो लोग हार जाते हैं। और CH3F से CH3Cl जीत जाता है, क्यों, क्योंकि CH3Cl में चार्ज सेपरेशन हालांकि कम है CH3F से, लेकिन उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अभी तुम तो इसी तरह ऑर्डर में बोल दो यार कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो अगर ऑर्डर में देखना है तो सबसे ज्यादा है ये, फिर होगा ये, तीसरे में आएगा ये, और चौथे में आएगा CH3I। समझ में आया, समझ में आया। चलो अभी यहाँ पे एक और केस देखते हैं, एंगल का केस। अभी एंगल क्या है, देखो तुम लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे हो, तो तुम लोग फिजिक्स में ये सब पढ़ के ही आए होगे, फिर भी मैं भी एक बार बोल देता हूँ। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। अभी समझ लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है AB2, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इनका बॉन्ड लेंथ भी, एक बॉन्ड एंगल भी होगा, ये तो बोलने का कोई मतलब बॉन्ड एंगल भी होगा यहाँ पे, ये मेरे से मेरा मतलब आई डोंट टू से दिस एक्चुअली, यू गाइस ऑलरेडी नो दिस, ये मेरे बोलने का वेट नहीं करेगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा थीटा। अभी देखो, अभी हम एक चीज पकड़ लेते हैं कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को दोस्त, इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ खींचेगा अपनी तरफ बी मोर देन ए, मतलब ऐसा कुछ होगा, ये होगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव,
ये हो गया पॉजिटिव। अभी देखो जो डाइपोल मोमेंट है वो तुम लोग किसने पढ़ के आए होगे, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि यानी कि इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस साइड होगा, इस साइड होगा, और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस साइड होगा। तो इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, देखो इनका जो नेट डाइपोल होगा ये होगा इन, इसको पकड़ लेते हैं म्यू वन म्यू टू, तो इन दोनों का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा ये होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, यानी इन दोनों के बीच जो एंगल है थीटा उसका कॉस प्लस म्यू वन म्यू टू, ऐसा कुछ। ठीक है ना, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, यानी समथिंग लाइक दिस। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, चलो समझ में आया। तो यहाँ पे एक और चीज गौर करने वाली है जो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, समथिंग इज टू बी नोटिस्ड इन दिस केस, जो कि है म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है। अभी तो आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हो, आपके मैथ्स के चर्चे दूर दूर तक फेमस है। तो कॉस थीटा के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, और कॉस थीटा जो है वो एंगल के साथ इनवर्सली वेरी करता है। मतलब बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उतना कम होगा, और बॉन्ड एंगल जितना कम होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। जैसे कि एक चीज देख लो, मैंने बोला कि बॉन्ड एंगल जितना बड़ा होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना कम होगा। तो तुम मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड एंगल कितना सोच सकते हो, तो तुम तो दोस्त मैक्सिमम बॉन्ड एंगल सोच सकते हो 180 डिग्री, मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल समझ लो, एक ए है ऐसा, एक बी है ऐसा। तो मतलब ये हो गया एक लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये अपने अपन ने मैक्स लिया है। तो बी की जगह इस साइड, ये की जगह इस साइड, तो ये जा रहा है इस साइड, ये जा रहा है इस साइड, तो नेट कितना होगा भाई, नेट कितना होगा, नेट तो जीरो हो जाएगा ना, कि ये बी खींच रहा है इस साइड, ये खींच रहा है इस साइड, तो नेट कितना होगा, जीरो ही होगा। मतलब क्या, बॉन्ड एंगल जितना बढ़ाओगे उतना तुम्हारा डाइपोल मोमेंट घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। समझ में आया, चलो अभी एक दो केसेस और कर लेते हैं इधर, एक दो केसेस इधर और कर लेते हैं, बाकी हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब देख लेंगे। यहाँ पे चलो एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl। तो अगर तुम लोगों ने ऑर्गेनिक उसे पढ़ा है तो तुमको मालूम होगा, वरना यू गैस कैन वेट, अपने खुद के चैनल में भी हम लोग करेंगे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो टिल देन यू गैस कैन वेट। तो और इफ यू गैस ऑलरेडी स्टडीड समवेयर इट्स गुड, बट ओके गाइस हैव सम आइडिया आई गेस। अगर आइडिया ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो आंखें देख पा रहे हो वीडियो तो क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। देखो इसको बोलते हैं ऑर्थोआइसोमर, ऑर्थोआइसोमर, इसको बोलते हैं मेटा आइसोमर, इसको बोलते हैं पैरा आइसोमर। हालांकि कुछ काम नहीं है इस नाम का अपने क्वेश्चन से, फिर मैंने बोल दिया। तो देखो इस रिंग को कहते हैं बेंजीन रिंग। अभी इस रिंग का ये जो एक, ये जो मतलब समझ लो एक एंगल होता है, ये एंगल होता है अराउंड 60 डिग्री, और ये एंगल होता है अराउंड 120 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया, चलो अभी जरा देख के बताओ दोस्त, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, सबसे ज्यादा कम पोलर कौन होगा, और ज्यादा पोलर कौन मतलब कौन होगा, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, दोनों ही सीएल बनेंगे। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ से तो एक चीज समझ में आ रहा है हम लोगों को कि और कुछ होना हो, तीन का पोलैरिटी सबसे कम ही होगा, सबसे कम तीन ही होगा, क्योंकि देखो ये खींच रहा है इस साइड, ये खींच रहा है इस साइड, क्योंकि देखो क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वही खींचेगा, क्योंकि ये है कार्बन, क्लोरीन का डाटा था बेंजीन रिंग से, हम बेंजीन रिंग पे है कार्बन, तो कार्बन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन ही हुआ ना, तो वही खींचेगा। तो ये खींच रहा है, ये ऊपर वाला खींच रहा है ऊपर, और नीचे वाला खींच रहा है नीचे, तो नेट कितना हो गया, तो नेट तो हो गया दोस्त तुम्हारा इधर जीरो। ठीक है ना, ठीक है ना, चलो चलो ठीक है। लेकिन इधर तो जीरो नहीं है, इधर कुछ तो नेट एक वैल्यू तुमको मिलने वाला है, कुछ तो नेट वैल्यू तुमको इधर एक मिलने वाला है।
इधर देखो जो बॉन्ड एंगल है, इधर जो बॉन्ड एंगल ये वाला है, मतलब बॉन्ड नहीं, मतलब जो डाइपोल मोमेंट का जो एंगल है रादर, वो तुम्हारा हो गया 60 डिग्री, जैसे कि मैं बोल रहा था। और इधर हो गया तुम्हारा 120 डिग्री, ठीक है ना। अभी देख लो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि म्यू नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अभी कौन ज्यादा है, 60 या 120? 60 ज्यादा है कि 120 ज्यादा है? 120 ज्यादा है। तो हम ये बोल ही सकते हैं सबसे ज्यादा पोलर होगा अपना मॉलिक्यूल नंबर 1, फिर 2, फिर आएगा अपना मॉलिक्यूल नंबर 3, जहाँ क्योंकि 0 होगा अपना डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? समझ में आया। तो हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया है, हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया है। चलो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में अभी देखना, यहाँ पे जो हमने सीखा वो है कि अभी देखो ये सारे मॉलिक्यूल लेकिन कोवेलेंट है, ये सारे मॉलिक्यूल लेकिन कोवेलेंट है ना। कोवेलेंट मॉलिक्यूल ए बी मतलब ACl HF CH3Cl CH3F, जो भी हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं सारे लेकिन कोवेलेंट है। तो ये जो आयनिज मतलब ये जो अपना डाइपोल बन रहा है, ये जो डाइपोल जो रेडी हो रहा है, इसके वैसे क्या क्या हो रहा है, उसकी वजह से कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैज गॉट सम आयनिक नेचर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ए रहता है A+, फिर रहता है B-, दोनों में हो जाता है एक दूसरे के अट्रैक्शन, दोनों के बीच होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। सबसे इजी एग्जांपल, अपना सबसे फेवरेट एग्जांपल भी वही है, वो है अपना सबसे पसंदीदा मॉलिक्यूल NaCl, जो नमक तुम रोज खाते हो। Na+Cl-, दोनों के बीच हो गया अट्रैक्शन, तुम्हारा बन गया कॉमन सॉल्ट NaCl। सही है ना? सही है ना? तो देखो यहाँ पे Na के प्लस है, प्लस चार्ज ऊपर, और Cl के पास है एक नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, यहाँ पे Cl के पास है एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, की पार्शियल चार्ज नहीं है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। और सोडियम के ऊपर है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो अपना समझो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है HF, यहाँ पे फ्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन लेके वो चला जा रहा है, वो बस खींच रहा है अपनी तरफ। जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बीच में, अभी वो ज्यादा है टूवर्ड्स फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर आएगा एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन लेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मतलब मतलब एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, कोई कंप्लीट चार्ज नहीं, कोई हलवा नहीं है कि बॉन्ड टूट जा रहा है फ्लोरीन निकल जाएगा SF- नहीं। बस फ्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो है वो टूवर्ड्स फ्लोरीन ज्यादा शिफ्टेड है, तो फ्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो तुम इन चीजों को कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे कि जैसे आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट चार्ज बन रहा था, यहाँ पे पार्शियल चार्ज बन रहा है। इसका मतलब क्या, एक कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत सा आयनिक नेचर इंड्यूस हो रहा है, थोड़ा बहुत सा पोलर या फिर आयनिक नेचर इंड्यूस हो रहा है। समझ में आया? थोड़ा बहुत सा पोलर या फिर आयनिक चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है। समझ में आया? तो ये क्या है, पोलर इक्विवेलेंट बॉन्ड गेटिंग सम आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अभी एक बात सोचो दोस्त, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ सकता है, तो उल्टा भी हो सकता होगा। उल्टा भी हो सकता होगा। मतलब 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 आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर, ये भी आ सकता है क्या? ये भी आ सकता है क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मेरा दोस्त है मैं उसको कैरेक्टर दूंगा। कोई मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है ना, कि मैं किसी एक को एडिशनल एडवांटेज दूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ सकता है, तो आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है। और अभी हम वही पढ़ने वाले हैं, जिसको हम नाम देते हैं, जिस चीज को समझने के लिए हम नाम देते हैं उस चीज को फैजांस रूल।
इसको हम नाम देते हैं फेजांस रूल। अभी ये जो फेजांस रूल है ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कंसेप्चुअल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम में काफी टाइम पूछा जा चुका है एज डिफरेंट क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना भी है। तो चलो, इसको सीखने से पहले हम एक टर्म सीखेंगे। बिफोर वी मूव इनटू द डेप्थ ऑफ दिस रूल, हम एक टर्म सीखेंगे फाई, जिसको बोलते हैं आयोनिक पोटेंशियल। मैं ये लिखूंगा नहीं, बस कान कान में आप लोगों को सीक्रेटली बोल रहा हूँ। इस चीज को आप लोग चार्ज डेंसिटी के तरीके से भी सीख सकते हो। मतलब ऐसा कोई मतलब कोई टर्म नहीं है चार्ज डेंसिटी, इसको आयनिक पोटेंशियल ही बोलते हैं। बट ठीक है, चलो आप इसको एज चार्ज डेंसिटी भी देख सकते हो। तो आयनिक पोटेंशियल यानी क्या, मैंने बोल दिया चार्ज डेंसिटी, मतलब मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवर डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द आयन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय द साइज ऑफ द आयन। अभी देखो, एक चीज तुम लोग को पता ही होगा, सारे अच्छे बच्चे हैं, सभी पीरियड टेबल पढ़ के फिर बॉन्डिंग पढ़ने आए होंगे कि कैटायन का रेडियस हमेशा एनायन से कम ही होता है। आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस हैव प्रीटी गुड आइडिया अबाउट दिस थिंग, क्योंकि सभी पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद ही फिर मतलब बॉन्डिंग पढ़ने आए हो, तो दिस थिंग शुड बी नोन टू यू गाइस। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ दिस थिंग, तो ये चीज आप लोग जानते होंगे। तो फेजांस रूल है अपने आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस रूल को पढ़ने के लिए अब तक हमने डाइपोल मोमेंट का सारा चीज पढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में। जब हम क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे तब हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई हलवा नहीं है कि हमने ऐसे ही पढ़ लिया, एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में ये भी आता है। पर फिजांस, बट ये समझने में इजी होता है डाइपोल मोमेंट। ये जो फिजांस रूल है ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है बच्चों को, पर ये बहुत इजीली हम समझेंगे आज इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। और ये जेईई मेंस और एडवांस दोनों में पूछा जाता है, जा चुका है और आने वाले टाइम में भी आएगा। We will see this when we solve the questions. तो अब तक हमने पढ़ा है आयनिक पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द आयन। ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलो एक चीज अभी हम देख लेते हैं। अभी एक बात बोलना, किसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, मैग्नीशियम 2+ का या फिर सोडियम का? तो बच्चे बोल ही देंगे कि मैग्नीशियम 2+ का ही आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि आयनिक पोटेंशियल जो है वो साइज या फिर रेडियस के इनवर्सली वेरी करता है। जिसका रेडियस जितना कम, उसका आयनिक पोटेंशियल उतना ज्यादा। तो मैग्नीशियम 2+ का रेडियस कम ही है, क्योंकि उसके ऊपर 2+ चार्ज है, तो रेडियस कम है तो आयनिक पोटेंशियल भी ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो चलो, ये चीज आपने समझ लिया। एक और टर्म समझते हैं। देखो, हम फेजांस रूल पे आएंगे, लेकिन उसके उस पे आने के पहले वी नीड टू हैव अ वेरी बेसिक आइडिया और सम कॉन्सेप्ट्स। जैसे हमने पढ़ लिया आयनिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी किसको बोलते हैं। पोलराइजेबिलिटी किसको बोलते हैं? अभी ये जो पोलराइजेबिलिटी है वो हम पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनायंस, मोस्टली एनायंस। जैसे कि देखो, अभी पोलराइज करना मतलब क्या, कोई एक बैठा है, जैसे देखे, देखो आपका दोस्त बैठा है, आपको जेई देना है, आपका दोस्त बोल रहा है मैं नीट दूंगा, तो उसके अंडर आके, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आके आप भी बोल रहे हैं हाँ दोस्त मैं भी नीट दूंगा। अभी आपको नीट देना है, आपका दोस्त बोल रहा है मैं जेई दूंगा, तो आप उसके अंडर में उसके अंडर आके आप बोल रहे हैं हाँ मेरे को जेई दे, मतलब कुछ देना है, आपको देना है, आपको करना है कुछ एक काम, आप कर रहे हैं कुछ दूसरा काम, मतलब क्या, यू आर गेटिंग पोलराइज्ड। आप पोलराइज हो जा रहे हो, आप हो जा रहे हो पोलराइज्ड। समझ में आया ना? आपका खुद का कोई चिंताधारा नहीं है, आप हो जा रहे हो पोलराइज्ड।
आपके खुद के थॉट्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप पोलराइज्ड हो जा रहे हो, आप इजीली बहक जा रहे हैं। तो इसके हम बोल सकते हैं लाइक लो कंट्रोल, लो कंट्रोल, लो कंट्रोल ओवर वंस इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी ये लो कंट्रोल माइंडसेट में कंट्रोल नहीं है, इसका केमिस्ट्री के साथ क्या लेना देना है दोस्त? इसके साथ केमिस्ट्री का क्या लेना देना है? लेना देना है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखो, अभी अगर तुम समझ लो तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, मतलब तुम्हारा मन बन चुका है, यू आर डिटरमाइंड कि तुमको वही काम करना है, तो तुम वही करोगे। नो मैटर हाउ मच द अदर पर्सन ट्राइज टू इन्फ्लुएंस यू, नो मैटर हाउ मच द अदर पर्सन ट्राइज टू पोलराइज यू, तुमको वो करना है। तुम डिटरमाइंड हो, तुम्हारा मन बन चुका है, तुम वही करोगे। ठीक है ना, मतलब तुम पोलराइजेबल नहीं हो। ठीक है ना। अभी देखो, दो एनायन का केस समझते हैं। एक है अपना फ्लोराइड, एक है अपना आयोडाइड। दोनों ही हैलाइड्स हैं, दोनों के ऊपर ही एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। अभी देख लो, अभी फ्लोराइड का साइज बहुत कम है, कुछ ऐसा है, और आयोडाइड का साइज बहुत ज्यादा है। जैसा कि हम सबको पता है, सबसे बड़ा हैलाइड यही है जो हम पढ़ते हैं, तो उसका साइज मतलब समझो ऐसा कुछ बड़ा है। अभी तुम बोलो, इसका फ्लोरीन का भी मतलब फ्लोराइड हम बोल लेते हैं, फ्लोराइड का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आयोडाइड का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। फ्लोराइड का भी एक न्यूक्लियस है, आयोडाइड का भी एक न्यूक्लियस है। अभी फ्लोराइड का न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर ज्यादा रहेगा, या फिर आयोडाइड का न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली आयोडाइड का न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर कम रहेगा। हैज अ lower control over the electron cloud due to large size। मतलब देखो, साम्राज्य छोटा होना चाहिए, पर राजा का कंट्रोल उसके ऊपर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा किंगडम कर लिया लेकिन कंट्रोल नहीं। जैसे कि समझ लो इन द टाइम ऑफ औरंगजेब, या फिर औरंगजेब के बाद जो मुगल्स आए थे, एम्पायर बहुत बड़ा था लेकिन राजा वीक था, ही वाज अनएबल टू कंट्रोल द लार्ज एम्पायर, तो क्या हुआ, टूट गया एम्पायर। तो वही हो रहा है इधर, राजा कमजोर है कि साइज बहुत बड़ा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन। राजा भी कमजोर है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, और एम्पायर भी बहुत बड़ा है। तो आयोडाइड का उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर कंट्रोल थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है। वहां अगर हम फ्लूइड की बात देखें, हैज अ large control over the electron cloud thanks to high electronegativity and small size। मतलब क्या, फ्लोराइड का अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा है और आयोडाइड का बहुत कम है। यानी क्या, फ्लोराइड मतलब फ्लोराइड का दिमाग का कंट्रोल उसके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा है, वो इजीली पोलराइज नहीं होगा, वो इजीली पोलराइज्ड नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि दिस थिंग नॉट इजीली पोलराइज्ड। और आयोडाइड को हम क्या बोल सकते हैं, इजीली पोलराइज्ड। मतलब अगर कोई चाहे तो आयोडाइड को इजीली पोलराइज कर सकता है, अगर कोई चाहे तो आयोडाइड को इजीली पोलराइज कर सकता है, क्योंकि आयोडाइड के अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है जितना कि फ्लोराइड का है। समझ में आया, समझ में आया। चलो, अभी हम आते हैं फिनांस रूल पे। अभी आप बोलोगे कि भैया आपने क्या मतलब बहुत कुछ बोल दिया यार, आपने आयन पोटेंशियल बोल दिया हमको, अपने पोलराइजेबिलिटी बोल दिया, अब जरा फिनांस रूल पे आओ।
अभी आएंगे, सब्र रखो, धैर्य रखो, आएंगे, सबको मौका मिलेगा, धक्का बुक्की नहीं करने का है, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं कि फिजांस रूल हमको क्या बोल रहा है। देखो इसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि अब हम देखने वाले हैं। अभी आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में मेन डिफरेंस क्या है? आयनिक बॉन्ड में होता है दो या फिर ज्यादा आयंस रहेंगे, मैं दो ही लेता हूं फॉर सिंपलिसिटी, इनके दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक बॉन्ड बनेगा ए बी। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक रहता है कैटायन जिसका होता है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक होता है एनायन, मतलब नॉट कैटन एनायन नहीं पकड़ते, दो एटम्स होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल तो भी ले लो, हम यहाँ पे एटम्स लेते हैं ए और बी। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कर जाएगा ओवरलैप, कर जाएगा ओवरलैप। क्या हो रहा है? ये होता है एक ओवरलैपिंग रीजियन, ये होता है एक ओवरलैपिंग रीजियन। तो क्या होगा? फिर बॉन्ड बन जाएगा ए बी, यहाँ पे ये हो गया आयनिक बॉन्ड, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ओवरलैपिंग रीजन। समझ गए? समझ गए? चलो 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 अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, चलो अभी समझ लो, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया AlCl3, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड मतलब देख के लगता है आयनिक कंपाउंड है, देख के लगता है आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें अगर हम तोड़ेंगे इसको तो अपने पास निकलेगा Al3 प्लस और 3Cl माइनस, यानी टोटल अपने पास है एक Al3 प्लस और 3Cl माइनस। समझ में आया? समझ में आया? चलो अभी इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा। अभी इस मतलब एक बॉन्ड बन चुका है, लेकिन अभी एक तुम अगर एक चीज देखो, इसका आयनिक पोटेंशियल वेरी हाई, इसका आयनिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इधर देख चुके हैं कि आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे ये टर्म पे ध्यान रखना है, इफेक्टिव, क्यों बाद में आएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय साइज ऑफ द आयन, यहाँ पे क्योंकि इसका इलेक्ट्रो मतलब चार्ज बहुत ज्यादा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि इधर +3 है, बहुत ज्यादा है, तो इसका आयनिक पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होगा। और देखो यहाँ पे अपने पास है बेचारा Cl माइनस, जो कि साइज में काफी मतलब बड़ा है, तो ये भी काफी हद तक पोलराइजेबल है, पोलराइजेबल है। अभी क्या होगा, क्योंकि इसका आयनिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो ये क्या कर सकता है? दूसरे को पोलराइज कर सकता है, हैज द एबिलिटी टू पोलराइज। जैसे देखो नेता मंत्री जो होते हैं, उन पे बात करने का उनमें करिश्मा होता है दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, तो ऐसा ही Al3 प्लस के पास एक करिश्मा है, एक आयनिक पोटेंशियल है, दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे को पोलराइज करने के लिए, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और यहाँ पे बैठा है अपना जनता, अपना पब्लिक Cl माइनस, जो कि है पोलराइजेबल, पोलराइजेबल, जो अभी पोलराइज होने वाला है। अभी कैसे होगा वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, चलो। क्योंकि देखो इसका जो फाई वैल्यू बहुत हाई है, ये किसके लिए है? ड्यू टू द न्यूक्लियस, ड्यू टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है बेटा? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है? मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को इन्फ्लुएंस करेगा ही, ये तो ऑब्वियस बात है ना, कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को इन्फ्लुएंस करेगा ही। मतलब अभी अगर मतलब किसी को डाउट था कि कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे मतलब पोलराइज कर रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट है भाई, देख ले। Al3 प्लस है, उसके पास बहुत ज्यादा आयनिक पोटेंशियल है, क्योंकि उसका चार्ज 3 प्लस है, तो उसके पास पोलराइज करने का मतलब पोटेंशियल है। और Cl माइनस ठहरा अपना बड़ा आयन, तो वो पोलराइजेबल भी है। और क्योंकि ये मतलब चार्ज जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है, वो न्यूक्लियस का चार्ज है, तो मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज के लिए है, जो भी इसका अभी पोटेंशियल है वो
पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और यहाँ पे पोलराइजेबल है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए, इसके नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव तो मतलब अट्रैक्ट करने ही वाला, मतलब करेगा ही ना, तो समझ समझ लो अभी हिसाब जो हो रहा है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे है Al3+, ठीक है ना, उसका है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभी आ गया अपना मार्केट में Cl-, जिसका भी है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभी क्या हो रहा है, इसका इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इतना ज्यादा इसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है, ये क्या करेगा, और ये इतना ज्यादा पोलराइजेबल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना लूजली हेल्ड है, इतना लूजली हेल्ड है, ये इस तरफ पोलराइज हो जा रहा है, मतलब ये अभी गोल तो रहेगा नहीं, ये अभी ऐसे गोल रहेगा, Cl- है उसे इलेप्टिकल टाइप का हो जाएगा, गोल नहीं रहेगा। देख पा रहे हो, जो पहले करीब करीब गोल था, मेरे ड्राइंग पे मत जाओ, वैसे ही बहुत गंदा है मेरे हैंड राइटिंग की तरह ही। तो जो पहले करीब करीब गोल था वो अभी एलिप्सॉइड हो जा रहा है, ऐसे बेंड ऐसे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, तो क्या होगा, देख लो, तो इन्फ्लुएंस होने की वजह से थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है, और जब ओवरलैप होता है, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग जोन हो रहा है, थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग जोन हो रहा है, और जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का ओवरलैप होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसका हम देते हैं कोवैलेंट नेचर। मतलब आयनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट नेचर आ गया दोस्त, देख रहे हो, ये था आयनिक बॉन्ड, ये था आयनिक कंपाउंड HCl3, लेकिन इसमें भी अपना आ चुका है थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर, थैंक्स टू द हाई आयनिक पोटेंशियल ऑफ Al3+ एंड द हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ Cl-, जिसकी वजह से उसका अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर होल्ड थोड़ा लो है, जिस लो होल्ड की वजह से वो ओवल मतलब पोलराइज हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, और इन दोनों का ओवरलैप हो रहा है, अपने को मिल रहा है ओवरलैपिंग जोन, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड में बन रहा है कोवेलेंट नेचर। समझ में आया, समझ में आया, चलो, ये था अपना कॉन्सेप्ट, ये था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फेजांस रूल। अभी थोड़े और एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, वी नीड टू कीप आई ऑन दैट एज वेल, so let's do some examples before we end the video. NaF, NaCl, NaBr, NaI. Arrange in order of आयनिक कैरेक्टर। मतलब इन चारों कंपाउंड्स में से कौन आयनिक है, कौन मतलब कौन ज्यादा आयनिक है, कौन थोड़ा कम आयनिक है। अभी बोलोगे यार सारे ही तो आयनिक है, सारे में ही तो Na+ और मतलब हैलाइड माइनस है, हैलाइड है, सारे में ही तो Na+F-, Na+Cl-, Na+Br-, Na+I- है, तो सारे तो आयनिक ही हुए ना, क्लोरीन कहाँ से आ रहा है, अरे मूर्ख, अभी तो वही बोला ना, आयनिक कंपाउंड है, कंपाउंड आयनिक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ रहा है, जो अभी हमने समझा, क्योंकि कैटायन करता है पोलराइज, एनायन होता है पोलराइज, और ऐसे पोलराइजिंग की गेम की वजह से अपने को मिल रहा है एक ओवरलैपिंग जोन, और जहाँ पे जितना अच्छा ओवरलैप होगा वहाँ पे एक कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। चलो देखते हैं, सारे में देख लो यार, कैटायन सेम ही है, सोडियम, कैटायन सेम ही है, सोडियम, इन ऑल द केसेस, तो आयनिक पोटेंशियल भी सारे केस में सेम ही रहेगा, लेकिन एनायन जो है वो अपना चेंज हो रहा है, वो हो रहा है F-, Cl-, Br-, I-। अब जरा देख के बोलो, इन चारों हैलाइड्स में से सबसे ज्यादा पोलराइजेबल कौन है, सबसे ज्यादा पोलर तो अपना दोस्त मेरे को आयोडाइड लग रहा है, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, और जिसका साम्राज्य जितना बड़ा उसका कंट्रोल उतना कम, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेबल तो आयोडाइड ही होगा, और सबसे कम होगा फ्लोराइड, क्योंकि इसका साइज बहुत कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, और साइज भी कम है, और इसका लाइफ पूरा उल्टा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और साइज बहुत
ज्यादा है। तो अभी क्लोराइड को आप ब्रोमाइड को अरेंज कर लो, ब्रोमाइड आ गया इधर, क्लोराइड आ गया इधर। तो ये हो गया पोलराइजेबिलिटी का केस। और जो जितना अच्छा पोलराइजेबल होगा, जो एनायन जितना अच्छा पोलराइजेबल होगा, वो उतना अच्छा अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन क्या क्या ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन का क्या ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर होगा, सेम बनेगा ऑर्डर। तो जितना ज्यादा होगा पोलराइजेबल, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना अच्छा होगा डिस्टॉर्ट। और जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना अच्छा डिस्टॉर्ट होगा, उसका ओवरलैप भी अच्छा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप भी उतना अच्छा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर बन गया, कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर बन गया, सॉरी क्वेश्चन क्या था, अब आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है उसका आयनिक ज्यादा होगा। फ्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अरेंज कर दो, ऐसे लगा दो, चमक गया आंसर, चमक गया आंसर, हो गया ये अपना आंसर। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्त। चलो अभी करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे अपना केमिकल दादा का लोगो चमक रहा है और इधर चमक रहा है अपना आंसर। चलो एक और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि होगा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एसेंशियल टू वर्सेस SnCl4, इन दोनों में से सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन है, ऑर्डर ऑफ कोवैलेंसी। ठीक है, चलो पहले क्या करेंगे, पहले एनायंस और कैटायंस को करेंगे सेग्रीगेट। पहले करेंगे तुमको सेग्रीगेट। इस पे केस है Sn2+, इसमें है Sn4+। कैटायन सेम है दोस्त, दोनों में 3 है लेकिन चार्ज अलग है, एक में है 2+, एक में है 4+। अब देख के बोलो तो 5 किसका ज्यादा होगा, 4+ का ही ज्यादा होगा ना, इसका चार्ज ज्यादा है। तो पोलराइजिंग ज्यादा कौन होगा, तो पोलराइजिंग का ऑर्डर क्या होगा, Sn4+ ज्यादा पोलराइजिंग है देन Sn2+। इसका औकात ज्यादा है, ये बड़ा नेता है, ये पब्लिक को अपनी तरफ ज्यादा अच्छी तरीके से पोलराइज कर पाएगी, सम्मोहित कर पाएगी। और जो अपना एनायन है, एनायन कौन सा है, दोनों की में Cl- है, तो इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। देख लो यहाँ पे दो, यहाँ पे 4 है, लेकिन जो भी है Cl- है, तो यहाँ पे कोई चेंज तो होगा नहीं। तो अभी ज्यादा पोलराइज कौन कर पाएगा, टिन। ज्यादा पोलराइज कौन कर पाएगा, टिन। टिन कर लेगा पोलराइज। और जितने जो ज्यादा अच्छा पोलराइज करेगा उसका मतलब ओवरलैप भी उतना अच्छा होगा। तो ओवरलैप भी किसका ज्यादा होगा, ओवरलैप भी 4+ के किसमें ज्यादा होगा देन 2+, क्योंकि ये अच्छा पोलराइज कर पाएगा एनायनिक क्लाउड को। तो कोवैलेंस तो जितना अच्छा ओवरलैप होगा, कोवैलेंसी भी उतना ज्यादा होगा, कोवैलेंसी भी उतना ज्यादा होगा। SnCl4 का कोवैलेंसी इज मोर देन SnCl2 का कोवैलेंसी इज मोर देन SnCl2 का कोवैलेंसी। समझ में आया, समझ में आया। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन फैजान के क्वेश्चन को। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट था लेकिन इजी है, इजी है। समझ में आया, समझ में आया। चलो लेकिन दोस्त खत्म नहीं हुआ है अभी फाइनेंस रूल। यहाँ पे एक और टॉपिक भी है जो हम मिस कर रहे हैं, वो है वो है जैसे कि मैंने इधर बोला था, इफेक्टिव को मैंने क्यू ऐसे बॉक्स में लिया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो अभी हम चटपट 3-4 मिनट में पढ़ लेते हैं। चलो चलो चलो, अभी हम यहाँ पे एक बात बोलेंगे कि ये जो 5 वैल्यू है, देखो अभी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं तो इसका प्रॉब्लम हमको होना नहीं चाहिए। जो 5 वैल्यू है ये डी ब्लॉक एलिमेंट का ज्यादा होता है देन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसा क्यों, ये समझ लिया तो मानो क्वेश्चन हो गया। तो ये चीज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 जो होता है अपने क्लास 11 के सिलेबस का। कि यहाँ पे जो हम जो चीज पढ़ चुके हैं वो है, मैं फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ चीज क्या है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं दोहरा दूंगा कि डी ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो बहुत डिफ्यूज्ड होता है, वो बहुत डिफ्यूज्ड होता है। तो डिफ्यूज होता है यानी ये क्या होता है, ये पुअर शील्डर होता है, पुअर शील्डर होता है। अगर पुअर शील्डर होता है तो क्या होता है दोस्त,
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जिसे हम जेड स्टार भी बोलते हैं काफी टाइम तक, वो बढ़ जाता है। क्यों देखो, तो इसका डी का होता है शार्प डिफ्यूज, तो यही है अपने कॉन्सेप्ट का शो स्टॉपर। डिफ्यूज शेप होता है, शेप जो होता है वो डिफ्यूज होता है, जिसकी वजह से वो पुअर शील्डर होता है, जिसकी वजह से जेड स्टार या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाता है। और जो एस या फिर पी ब्लॉक होता है, उसका अगर आप देखोगे तो उसका जो शेप होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट होता है यानी वो क्या होता है, गुड शील्डर। गुड शील्डर होने की वजह से उसका जेड स्टार भी कम होता है। ऐसा क्यों, मैं एक बार झटपट जल्दी बोल देता हूँ ऐसा क्यों। देख लो देख लो, अभी समझ लो। मेरे पास एक आयन है, एक आयन है ए, एक कैटायन है ए। मेरे पास एक कैटायन है इधर ए, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, अब क्या होगा, इसका न्यूक्लियस है, ये इसको भी खींचेगा, ये इसको भी खींचेगा। अभी देख लो, ये जो अपना इनर ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियर चार्ज को थोड़ा शील्ड कर देगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जब तक बाहर पहुंचेगा उसके पहले उसको तो ये जो इनर शेल है, ये जो अपना इनर शेल है, मतलब ये जो अपना ये वाला शेल है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो जब न्यूक्लियर का जो पूल है, न्यूक्लियस का जो पूल है, जो न्यूक्लियर पूल जो है, वो आउटर शेल तक पहुंचने के पहले उसको इनर शेल को क्रॉस करना पड़ेगा। इनर शेल को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे समझ लो, जो सर्दी में तुम लोग क्या करते हो, शर्ट, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट, मफलर पहनते रहते हो। क्यों पहनते हो, क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड करते हैं, जिसके लिए जो ये जो कोल्ड है, इट डज नॉट रीच योर बॉडी एंड इट इज शील्डेड बाय द एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ क्लोथ ओवर योर बॉडी। मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर के ऑर्बिट तक, ऑर्बिटल तक, सब शेल तक, जो भी बोल लो, पहुंच नहीं पा रहा, वो पहले ही शील्ड हो जा रहा है बाय द इनर ऑर्बिट। अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज समझ लो है 100, तो ये बाहर तक पहुंचेगा 70, इसको हम बोलते हैं जेड स्टार या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव क्यों बोलते हैं, मतलब जो एक्चुअली बाहर पहुंच रहा है या फिर जो इफेक्टिव है, यानी 70 था 100, लेकिन 30 शील्ड हो जा रहा है, 30 कट ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी अगर इसका शील्डिंग पावर अच्छा हुआ तो ये 30 को रोक देगा, लेकिन अभी अगर ये पुअर शील्डर हुआ, अभी अगर समझ लो दोस्त, इसका जो शील्डिंग एबिलिटी है, ये अगर पुअर शील्डर हुआ, अगर इसका शेप डिफ्यूज हुआ, ये पुअर शील्डर हुआ लाइक दी डी, तो ये तो मतलब 30 को रोक नहीं पाएगा। ये समझो, मतलब इस पुअर शील्डर मतलब क्या, देखो जो गुड शील्डर होता है, ये होता है पूरा ऐसा कवर्ड, तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा नहीं पाएगा, वो रुक जा रहा है। अब पुअर शील्डर यानी क्या, तो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होता है शेप, मतलब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, होल से निकल जाएगा, तो बोलते हैं डिफ्यूज शेप। समझ में आया, तो ये डिफ्यूज शेप है, ये है डी का, ये है मेंटोस जिंदगी, ये है एस और पी का, जो कि अच्छा शील्डिंग करता है। समझ में आया, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। जिस बात को समझो, ड्राइंग को नहीं। तो डी है अपना पुअर शील्डर, तो अभी अगर पुअर शील्डर हुआ तो उतना रोक नहीं पा रहा, ऐसे यहाँ पे पूरा रुक जा रहा था, यहाँ रोक नहीं पा रहा, यहाँ कुछ ही रोक रहा है, बाकी बाहर जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये शील्ड कर पाएगा, समझ लो 10 को, मतलब 100 था -10, तुम्हारे पास जेड स्टार हो रहा है 90 इन केस ऑफ डी। एस के केस में या फिर पी के केस में जेड स्टार वॉज एज हाई एज, मतलब एस या पी के केस में जेड स्टार वॉज एज लो एज 70, क्योंकि यहाँ पे 30 आपका शील्ड हो जा रहा था, 30 आपका हो जा रहा था शील्ड। और एस और पी के केस में हो जा रहा था 30 शील्ड। और डी के केस में, क्योंकि डी पुअर शील्डेड है, वहां पे शील्डिंग कम होगा, 30 की जगह 10 शील्ड होगा, और आपके पास न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है 90। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आ रहा है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि phi value is z effective by size, तो phi value for D block elements is much higher than phi value for S और P block elements. यानी कि यानी कि यानी कि कोवैलेंसी जो होगा कोवैलेंसी जो होगा वो वो बहुत ज्यादा होगा for D block elements compared to कोवैलेंसी फॉर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट. अगर हम एक एग्जाम्पल भी देख ले इधर, जैसे देख लो, समझ लो एक कंपाउंड है सी यू का कुछ कंपाउंड CuCl2 और एक कंपाउंड है, समझ लो CuCl लेते, चलो CuCl, और अपना एक और कंपाउंड है AgCl. दोनों में से कौन ज्यादा कोवैलेंट है? देखो दोनों ही डी ब्लॉक है यहाँ, ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक नहीं है, ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक है. बुक उठाओ, इंटरनेट खोलो, रील्स बंद करो, इंटरनेट खोलो, गूगल खोलो और देख लो पीरियोडिक टेबल. कभी कभी बुक भी खोल लिया करो, देख लिया करो पीरियोडिक टेबल, तो देखोगे तो मालूम पड़ेगा AgCl में कैटायन है Ag प्लस, यहाँ पे कैटायन है Cu प्लस, और Cu प्लस और Ag प्लस के बीच में अगर तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये है अपना फिफ्थ पीरियड, ये है अपना फोर्थ या फिर फिफ्थ पीरियड का है, सिल्वर है अपना फोर्थ पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, तो इसका डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है. सॉरी, ये है फिफ्थ पीरियड का, माय बैड, ये है फिफ्थ पीरियड का, ये है फोर्थ डी एलिमेंट, और ये है अपना फोर्थ पीरियड का यानी 3D एलिमेंट. तो क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, और ये है अपना फिफ्थ पीरियड का है, तो इसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, और जिसमें डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका मतलब क्या, जितना ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन मतलब उतना ज्यादा पुअर शील्डिंग, जितना ज्यादा पुअर शील्डिंग उतना डेल्टा ज्यादा, उतना उसका आयनिक पोटेंशियल भी ज्यादा. समझ गए? तो कोवैलेंसी में कौन जीत गया दोस्त? कोवैलेंसी में कौन जीत गया दोस्त? कोवैलेंसी में देखो तुम जीत गया तुम्हारा AgCl ओवर CuCl. AgCl इज मच मोर कोवैलेंट. समझ में आ गया कैसे करते हैं वैसे क्वेश्चंस को? क्वेश्चन कैसे करते हैं समझ आए या ना आए, कॉन्सेप्ट दोस्त समझ आना चाहिए. क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे जब नया नेक्स्ट वीडियो आएगा. तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. दो तीन चार क्वेश्चंस भी हमने कर लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें हमने सीख, और अपने ये फॉर्मूला भी सीख लिया, म्यू इफेक्टिव म्यू नेट कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे हमने सीख लिया कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैज गॉट सम आयनिक कैरेक्टर. वैसे ये फ्लिप साइड जो है कॉइन का फेजांसूल या फिर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर, वहाँ भी हमने थोड़ा कुछ सीख लिया, मतलब बहुत कुछ सीख लिया. आयनिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी किसको कहते हैं, पोलराइजिंग पावर किसको कहते हैं, साइज बड़ा हो तो इजीली पोलराइज होता है, साइज छोटा हो तो उतना अच्छी तरीके से नहीं हो सकता, ओवरलैप क्यों होता है, कैसे होता है, 5 वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे साइज पे डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग नेचर हमने सीख लिया. हमने दो तीन एग्जांपल्स भी कर लिए. हमने ये भी सीख लिया कि डी का 5 वैल्यू क्यों ज़्यादा होता है एस और पी से, क्योंकि डी का शेप होता है डिफ्यूज और उसका होता है शील्डिंग पुअर. हमने ये भी सीख लिया, और हमने एस डी और एस पी के बीच में कंपेयर किया ही है. हमने कंपेयर इंट्रा डी भी किया है, ये कि ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक है, दोनों डी ब्लॉक के बीच में कैसे शील्डिंग करते हैं वो भी हमने सीख लिया है. एक और टिप्स मैं दे देता हूँ तुम लोगों को कि 5 वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होता है एफ ब्लॉक के लिए, उसके होता है डी ब्लॉक के लिए, फिर होता है करीब करीब इक्वल एस और पी ब्लॉक के लिए. सबसे ज़्यादा होता है एफ ब्लॉक के लिए, क्योंकि एफ ब्लॉक का जो शेप है वो और भी डिफ्यूज्ड है. एफ ब्लॉक का जो शेप है, मतलब एफ और बाइटल का जो शेप है वो और भी डिफ्यूज्ड है, और भी पुअर
शील्डर है तो उसका जेड स्टार और भी ज़्यादा होगा। चलो हमने आप लोगों को ये भी सिखा दिया। तो आज की क्लास के लिए इतना तक। हम फिर लौटेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर का शायद ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, या और फिर एमओटी, मतलब या फिर एमओटी, सॉरी फॉर माय हिंदी, तो एमओटी या फिर मॉलिक्यूलर और बाइटल थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी बहुत सारे लिस्ट हो चुके हैं। ये अपना ऑलरेडी काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बन चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, थोड़ा लंबा होगा, पर वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय।